Good morning, everyone. Good morning and welcome to the session. So, continuing our discussion from where we left in the last class. So, if you remember, in the last class, we were talking about the different graphs, right? Sine का graph कैसा होगा, cos का graph कैसा होगा. We talked about the symmetry of these graphs, sine function, cos function, इनका symmetry के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, right? और हमने ये देखा कि कोई भी एंगल अगर हमें निकालना हो तो ये बहुत आसान है. साइन के लिए हम लोगों ने स्ट्रक्चर समझा था, इफ यू रिमेम्बर. कॉस के लिए स्ट्रक्चर समझा था. तो कल का जो डिस्कशन था वो काफी इंपॉर्टेंट था. वहां पे आप बेसिकली what you learned is that you tried to find out कि अलग अलग वैल्यूज के लिए कैसे साइन फंक्शन रिपीट होता है. जो पीरियोडिक फंक्शन हम बोलते हैं कि साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, उसका प्रॉपर्टी को हमने यूज किया, सिमेट्री के प्रॉपर्टी को यूज किया. और हमने देखा कि साइन फंक्शन के लिए 0 से थीटा आगे जो वैल्यू रहेगी साइन की, वही वैल्यू रहेगी 180 डिग्री से थीटा पीछे. 180 डिग्री से थीटा पीछे और 180 डिग्री से थीटा आगे की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, बट उनकी डायरेक्शन रिवर्स होगी, मतलब साइन ऑपोजिट होंगे. इसी टाइप का चीज हम लोगों ने कॉस के लिए भी किया था, राइट, इफ यू रिमेम्बर. तो साइन और कॉस के ग्राफ्स काफी कॉमन हैं, बहुत ज्यादा फिजिक्स में आते हैं, और बच्चे जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर नहीं रहता है वो जनरली कंफ्यूज रहते हैं. तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं. अगर आपने कल का लेक्चर मेरा देखा हुआ है तो आपको बेसिक मैथ्स में उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, समझ में आई बात. अच्छा, अब हम आते हैं एक छोटे से सेक्शन के ऊपर एलजेब्रा में. सुने ध्यान से. जो कि बहुत काम आता है एलजेब्रा में. हमें सबसे ज्यादा काम क्या आता है? सॉल्विंग. और इसमें जनरली नीट के बच्चों का मैंने प्रॉब्लम पाया है, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स. ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है. मैं आपको बता रहा हूं, आपकी पूरी लॉज ऑफ मोशन की एनालिसिस होगी, वेदर यू आर एबल टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और 2 अननोन्स, एंड लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स और 3 अननोन्स. इसके ऊपर डिपेंड करेगी लॉज ऑफ मोशन. पूरी पूरी फ्रिक्शन चैप्टर जो भी आप करने वाले हो, ये सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करती है, बिकॉज आप इसको यूज करते हो. एट सेकेंड, आप जब करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाते हो तब भी आपको इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है. कर्सर्स लूप रूल याद है? कर्सर्स लूप रूल में आपको एटलीस्ट 3 I1 I2 I3 आ गए तो 3 इक्वेशन 3 अननोन्स बनते थे, तो उनको सॉल्व करना आना चाहिए. ठीक है. तो जनरली देखो ध्यान से, जनरली क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं. देखो, जनरली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या होता है? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0. जनरल मेथड सीख लो पहले. ठीक है, इस फॉर्मेट में मान लो एक इक्वेशन है. तो इसमें कितने वेरिएबल्स है? a1 b1 c1 और कांस्टेंट्स में लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, इसको समझना प्लीज. a1 b1 एंड c1 और कांस्टेंट्स, और इसको आपको मास्टरी करनी है. इज इट रेनिंग हेवीली इन योर एरिया टुडे? यहाँ पे तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है. जो लोग आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हो, क्या आपके वहां पे बारिश हो रही है? यहाँ पे कल रात से बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है. a1 b1 एंड c1 आर कांस्टेंट. a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू 0. एंड दूसरा जो इक्वेशन है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0. ठीक है, लेट अस से दिस. क्लैरिटी है? अब ध्यान सुनो, दीज आर द 2 इक्वेशंस. अच्छा, इसमें कितने अननोन्स हैं? 3 अननोन्स हैं, 2 इक्वेशन. पहली कॉन्सेप्ट जो आपको एलजेब्रा की ये समझनी है कि जितने अननोन्स है उतने इक्वेशंस चाहिए. सुने ध्यान से, जितने अननोन है उतने इक्वेशंस चाहिए टू गेट द यूनिक वैल्यूज ऑफ द अननोन्स. यूनिक वैल्यूज मतलब उनकी सिंगल वैल्यू मानने के लिए या निकालने के लिए जितने अननोन्स रहेंगे उतने इक्वेशंस बनने चाहिए. मतलब आपके पास एक और इक्वेशन आएगा a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0. तो ये होता है 3 अननोन और 3 इक्वेशंस. 3 अननोन पे 3 डिफरेंट इक्वेशंस, ये हमने लिखा. ठीक है, अब सवाल ये है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं. ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं. तो जो जनरल तरीका है वो बताने के लिए मैं एक एग्जांपल यूज कर रहा हूं. ठीक है, क्योंकि अगर a1 b1 c1 a2 b2 में लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो पहला जो आपका कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इफ वी हैव, सुनना ध्यान से, लिखेंगे सब लोग. इफ वी हैव 3 unknowns, then we require
3 equations to get unique values of the unknowns. ठीक है, अगर हमारे पास 3 अननोन है, देन वी रिक्वायर 3 इक्वेशन टू गेट द यूनिक वैल्यूज ऑफ द अननोन। यूनिक वैल्यूज ऑफ द अननोन निकालने का हमें 3 इक्वेशन चाहिए। इस चीज का यूज कहाँ पे होगा? इस चीज का यूज बहुत बार आपको न्यूटन लॉज में मिलता है, करंट में मिलता है, जहां पे सपोज आपने अगर मान लीजिए ऐसे वेरिएबल्स डाले कि आपको 3 अननोन मिल रहे हैं, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्लियर होना चाहिए कि अगर 3 अननोन मिल रहे हैं तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द यूनिक वैल्यूज ऑफ दोज अननोन। ठीक है, ये पहली चीज है जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए। बहुत बार बच्चों को एक क्लैरिटी नहीं रहती है, इक्वेशन बना देते हैं और उतने अननोन्स डाल देते हैं पर उतने इक्वेशन नहीं बनाते हैं। इक्वेशन नहीं बनाने के कारण वो सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज इफ आई टेल यू 2x plus 3y minus 4z equal to 0. Suppose if I say this, ठीक है, this is what I am saying. फिर मेरे पे दूसरा इक्वेशन आ गया 3x plus 7y minus 2z equal to 0. और एक इक्वेशन आ गया सपोज y minus 4z equal to 0. Suppose if I say these are the equations that I have. ठीक है, अब ये इक्वेशंस अगर है तो मुझे इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो जाएगा? ठीक है, इसको सॉल्व करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या होगा? देखो, सबसे पहले ये समझो आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे लॉजिकली समझो, आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि ये y माइनस 4z है। आपको क्या करना है, इसको लिख डालिए 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 4z। क्या 0 इंटू एक्स करोगे तो ये 0 ही होगा। अब आप क्या करो, सपोज आप ये दो इक्वेशन पुल कर दो। ये दो इक्वेशन पुल कर रहे हो तो आपको क्या लिखना है, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब सुनो, अब क्या करना है यहाँ पे, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0। अगर ऐसे इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है x y z लिखा आपने, ध्यान से देखना। यहाँ पे आएगा b1, यहाँ पे आएगा b2। पहले b1 b2 लिखना है, फिर यहाँ पे लिखना है c1 c2, फिर लिखना है a1 a2। अच्छा, अलोंग विथ साइंस लिखना है। देखो यहाँ पे सारे साइंस पॉजिटिव है तो मुझे दिक्कत नहीं है, मैंने सबको प्लस प्लस है तो वो a1 a2 लिख सकता हूँ। और देखो यहाँ पे फिर से b1 b2। अब अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो इट विल गो समथिंग लाइक दिस। तो x के नीचे आ जाएगा, जो नीचे वाली एरो है उसको पहले लिखे, उसका प्रोडक्ट। नीचे वाले एरो के दोनों एंड्स में जो वैल्यूज है उसका प्रोडक्ट पहले लिखे, माइनस ऊपर वाले एरो के दोनों एंड्स में जो वैल्यूज है उसका प्रोडक्ट माइनस कीजिए, इज इक्वल टू y बाय नीचे वाले एरोज के एंड्स में जो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट विच इज c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू z बाय a1 b2 माइनस a2 b1। मेरी बात समझ में आएगी? ये रिजल्ट आएगी। ठीक है, ये रिजल्ट आएगी। अब देखें, आप ध्यान से देखिए, ये रिजल्ट आएगी। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप a1 a2 की जगह पे क्या 2 3 है, हाँ साइन के साथ, तो +2 +3 लिख रहा हूँ। b1 b2 साइन के साथ क्या +3 +1 +3 +7 है। c1 c2 क्या -4 -2 है। फिर सॉरी b1 b2, एक सेकंड मैंने गलत लिखा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ध्यान से देखना इसको, एक बार देखो इसको ध्यान से, आपको क्लैरिटी आएगी। b1 b2 क्या है, +3 +7, ध्यान से देखना। फिर क्या लिखेंगे b1 b2 के बाद c1 c2 क्या है यहाँ पे -4 -2। फिर आपको लिखना है a1 a2 2 3। ये बहुत फास्ट होता है, मैं आपको सिखा रहा हूँ बोल के, अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर b1 b2 दैट इज +3 +7। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एरो वैसे ही रखें जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था लेफ्ट हैंड साइड में, देखो ध्यान से।
सॉरी राइट हैंड साइड में। अब देखो इसको लिखना पड़ेगा x अपॉन क्या हो जाएगा -6 -28, सॉरी माइनस ऑफ माइनस +28 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? +28 आ जाएगा। क्लैरिटी है? 3 × 2 -6, फिर माइनस ऑफ 7 × -4 +28 इज इक्वल टू y बाय -4 × 3 इज -12 माइनस दैट इज +4 हो जाएगा इज इक्वल टू z अपॉन देखो 2 × +7, 2 × +7 इज 2 × +7 b1 b2 7 a1 × b1 b2 राइट। 2 × +7 इज 14, 14 - 9 ये आ गया। तो इसको अगर हम देखें ये आ जाएगा x बाय 28 - 6 इज 22 which is y by -12 + 4 is -8 is equal to z by 14 - 9 is 5. This is what we are getting. ठीक है। अब आप देखो देखो यहाँ पे अभी हमने ये दो इक्वेशन से ये रिलेशनशिप ले आया। अभी देखो y - 4z इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करें ये दोनों पार्ट को यूज करें तो y की वैल्यू आ जाएगी -8/5z। ये y की वैल्यू उठा के आप इस इक्वेशन में डाल दें। ठीक है, तो जब आप ये इक्वेशन में डालोगे तो क्या आ जाएगा y की वैल्यू -8/5z अगर आप करोगे तो y की वैल्यू -8/5z कर रहे हो आप, तो y की वैल्यू 8/5z करोगे तो z की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे z की वैल्यू 0 आ जाएगी। y की वैल्यू -8/5z रखें, अगर आप रखोगे तो देख लो यहाँ पे -8/5z -4z इक्वल टू 0, तो z कॉमन ले लो, ये आ जाएगा -28/5z इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू 0 आ गई। z की वैल्यू 0 आ गई तो y की वैल्यू भी 0 आ गई और x की वैल्यू भी 0 आ गई। तो ये सॉल्यूशन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। ऐसा मैंने इक्वेशन लिया। मैं अभी आपको एक और इक्वेशन लेके दिखाऊंगा जहाँ पे आपको सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। सपोज यही इक्वेशन लेते हैं, समझे ध्यान से, यही क्वेश्चन लेते हैं लेकिन उसमें एक चेंज करते हैं। क्या चेंज करेंगे सुनना, 2x + 3y। अच्छा, कुछ बच्चे जो थोड़ा लेट ज्वाइन किए मैं उनको बता दूं, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसमें आपको स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि ये आपका मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स में यही चीज आपको करनी पड़ती है कि आपको इक्वेशन सॉल्व करने पड़ते हैं 2 वेरिएबल के या 3 वेरिएबल। तो उसमें स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, तो वही तरीका मैं बता रहा हूँ। तो मैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए आपको सिखा रहा हूँ, तो आप इसे देखें ध्यान से। अगर आपको ये आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो ध्यान से समझें। 2x + 3y, सपोज पहला इक्वेशन लिखा 2x - 3y + 3y - 4z इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन भी वही लिख रहा हूँ 3x + 7y - 2z इक्वल टू 0। लेकिन जो तीसरा इक्वेशन है उसको मैं लिख रहा हूँ y - 4z इज इक्वल टू 7 सपोज। अब देखो ये इक्वेशन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका था, राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्या सॉल्व किया था, मैं पूरा रिजल्ट इस बार फिर से लिख रहा हूँ यहाँ। देखो मैं एक और एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा बेसिक से। फिलहाल मैं जो पर्पस जो बता रहा हूँ उसको देखें। x अपॉन 22 इज इक्वल टू y अपॉन, देखो ध्यान से, -12 + 4 इज -8 इज इक्वल टू z अपॉन, ध्यान से देखो, z अपॉन 5। पर्टिकुलरली जो नीट के स्टूडेंट्स हैं वो इसको प्रॉपरली देखें, आपको क्लैरिटी आएगी। ध्यान से देखो, अभी मैंने ये दोनों इक्वेशन को यूज करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैंने ये रिजल्ट ले आया। सो ये क्या बन गया, ये प्रोपोर्शन बन गया। अब देखो, अब तीसरे इक्वेशन में मुझे इसकी वैल्यू पुट करना है अकॉर्डिंगली। कैसे पुट करूं, सुने ध्यान से। ये पूरा जो रेशियो बन रहा है, रेशियो को इक्वल करते हैं उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। लेट अस से दिस इज इक्वल टू सम वैल्यू k, तो y की वैल्यू आ जाएगी -8k, z की वैल्यू आ जाएगी 5k। ये वैल्यूज उठा के यहाँ डाल दो, तो ये वैल्यूज यहाँ पे डालोगे तो y की वैल्यू -8k और z की वैल्यू 5k, तो ये आ गई 7। तो -8k -20k -28k इज इक्वल टू 7, तो k की वैल्यू आ गई -1/4। ध्यान से देखो, हाँ सर। तो अब ये वाला इक्वेशन देखो, x/22 इज इक्वल टू y/-8 इज इक्वल टू z/5 इज इक्वल टू k, और k की वैल्यू कितनी है, -1/4। अब आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ, अपना बेसिक आइडिया। क्या आप इसको अगर यूज कर लेते हो, क्या आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -22/4 एवरीवन। अगर आप इसको यूज कर लेते हो, ध्यान से देखो, अगर आप इसको यूज कर लेते हो
क्या आपको y की वैल्यू मिल जाएगी विच विल बी -8 बाय -4 विच इज +2। और अगर आप इसको यूज कर लेते हो, आपको समझ में आ रहा है, तो क्या आपको z की वैल्यू मिल जाएगी विच विल बी -5/4। क्या मेरी बात समझ में आई? बिना सरदर्द के कैसे करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको सिर्फ इस प्रोसेस को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको समझ में आ जाए। एक और सवाल दूं, एक और सवाल दूं प्रैक्टिस के लिए, करेंगे मिलके। रेस्पॉन्स कम आता है आप लोगों का, और यही नीट स्टूडेंट्स का यही सबसे बड़ा दिक्कत है। रेस्पॉन्स दिया करो, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ, और मैं आपको वही चीजें बता रहा हूँ जो अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करोगे आपको समझ में आएगा। बेटा यही सब चीजों में हमारा टाइम बर्बाद होता है, मैं आपको वही चीजें बता रहा हूँ। मैं आपको एक और इक्वेशन अब मैं बताता हूँ। ऐसे इक्वेशन आपने कहाँ देखे होंगे? ऐसे इक्वेशन आपने देखे होंगे लीनियर सॉरी न्यूटन लॉज में। ऐसे इक्वेशन आपने देखे होंगे करंट के लूप में, करंट रूल्स में, जब एक्स वाई और जेड की जगह पे I1 I2 I3 आई होगी। क्या आपने रियलाइज किया है कभी भी कर्सफ्स लूप रूल में आपको लूप रूल लिखने में दिक्कत नहीं होती है, उसको सॉल्व करके आंसर लाने में दिक्कत होती है? यस और नो? आपको समझ नहीं आता? अच्छा, दूसरा एक और तरीका है इसको समझने का, ये है कि एक बार आपने इक्वेशन लिख दिया तो फिर आपके पास जो अननोन, अगर मान लीजिए सिंपली एक्स वाई जेड निकालना है तो आप ऑप्शन की मदद ले सकते हो। सुनो, आप ऑप्शन की मदद ले सकते हो। यस यस यस, लिसन टू मी, आप ऑप्शन की मदद ले सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कर्सफ्स लूप रूल में, आपसे पूछ लेगा बताओ इस रजिस्टर के थ्रू कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, तो वहां पे आंसर आता है I2R। तो वहां पे आप ऑप्शन की मदद से आंसर नहीं निकाल सकते, समझे आप? तो आपको थोड़ा सा अकल लगाना पड़ेगा कि इनको कैसे हैंडल करते हैं। अगर ये समझ में आता है तो आपका टाइम बाद में बहुत बचता है, तो इस बात के ऊपर ध्यान दें। तो मैं एक सवाल दे रहा हूं आपको, प्लीज इसे करके मुझे फील दिलाएं कि आपको समझ में आ गया है। सपोज आई गिव यू एन इक्वेशन 3x - 4y is equal to 7, 7x - 9y plus 2z equal to 0, and 4x - 5y plus 7z is equal to, let us say, 0। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे? 1 मिनट ट्राई करो, और ये जल्दी चाहिए मुझे आंसर। 1 मिनट, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं और मैं आपको करके दिखाऊंगा 1 मिनट में कैसे होता है ये। खड़ाक से करो। कैलकुलेशंस अपना अच्छा करो, ये बहुत जरूरी है। ओके, सबसे पहले देखो, आप आपका समय हो गया है एक्चुअली। इसको देखो, क्या आप ये लिख पाए? क्या सब लोग बोलना, एक्स वाई जेड, ये लिख पाए क्या सब लोग? सब लोग लिख पाए? पहले क्या होगा, B1 B2, B1 B2 में क्या होगा, फिर होगा C1 C2, C1 C2 में क्या होगा, फिर A1 A2, फिर B1 B2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है खटाखट, अकल एकदम नहीं चाहिए, ये प्रोसेस सिर्फ स्ट्रांग होना चाहिए। माइनस 63, 63 और ये +10, 8 - 49, -35 +36, ये आया। अब इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें? मान लो ये k के बराबर, इसको बोलते हैं k मेथड। x इज इक्वल टू -53k, y इज इक्वल टू -41k, z इज इक्वल टू k। अब आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन में x की वैल्यू -53k और y की वैल्यू -41k पुट कर दीजिए टू गेट द वैल्यू ऑफ k।
तो क्या आ जाएगा, मैंने बिना सोचे समझे इक्वेशन दिया है तो आपको एक सॉल्यूशन तो मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा अजीबोगरीब होगा, दैट्स फाइन, क्योंकि हमने क्वेश्चन नहीं लिया, क्वेश्चन लेंगे तो सेंसिबल आएगा। 4y, y की वैल्यू कितना है, तो ये कितना हो गया देखो 159 माइनस 159 के, और ये कितना हो गया बोलो, ये आ गया प्लस 164 के, इज इट इक्वल टू इज इक्वल टू 7 एवरीवन। 164 में से 159 जाएगा, कितना बचेगा 5k, क्या 5k 7 के बराबर है, तो k की वैल्यू 7/5 आ गई, k की वैल्यू 7/5 आ गई, क्या आपको x की वैल्यू मिल गई -53 इंटू 7/5, y की वैल्यू मिल गई -41 इंटू 7/5, और z की वैल्यू मिल गई 7/5, बस खत्म, देखो खत्म। तो ये इक्वेशन अगर कभी आ जाए तो बच्चा सोचता है क्या करे क्या नहीं, क्या आपको प्रोसेस समझ में आया एवरीवन, क्या आपको प्रोसेस समझ में आया। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स हो, अपने को समझ में आता है, अपने को समझ में आता है। अभी टेक्निक समझिए, कुछ टेक्निक्स, सम इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ये आपको शायद कहीं ना मिले, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि एटलीस्ट नीट स्टूडेंट्स के लिए मेरे हिसाब से ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो मैथ्स को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो ये टेक्निक सीखिए और इनको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए इनिशियली बिफोर वी स्टार्ट विद द रियल चैप्टर्स, तो आपको बहुत हेल्प रहेगा। देखिए सब इंपॉर्टेंट टेक्निक्स मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ न्यूटन लॉज से। सपोज न्यूटन लॉ में आपके इक्वेशन बने, सुनना, सपोज ये इक्वेशन है, ध्यान समझिए, ये इक्वेशन क्या है समझे, देखिए ध्यान से मैं आपको बता रहा हूँ, ये दो इक्वेशन आई होगी न्यूटन लॉ लगा के, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा के ये दो इक्वेशन आई होगी, और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन आई होगी कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशन से। समझते हो कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशन क्या होता है, समझते हो कॉन्स्टेंट इक्वेशन क्या होता है, समझते हो। तो कितने अननोन्स है हमारे पास, T1 T2 A1 A2, चार अननोन है, और एक रिलेशनशिप में दे रहा हूं जो है सपोज T1 इज इक्वल टू 2T2, सपोज ये रिलेशनशिप देता हूं। देखो कितने अननोन्स है, 1 2 3 4, तो चार इक्वेशंस में ये कांस्टेंट रिलेशनशिप आया, और ये टेंशंस के बीच का रिलेशनशिप है, जो पुली वुली में कहीं पे आया होगा, टेंशंस के बीच का रिलेशनशिप, पुली मासलेस है तो ऊपर लगने वाला टेंशन नीचे लगने वाला टेंशन, ये सब हम लोग देखेंगे, चिंता मत करो, ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, ये रिलेशनशिप आ गया हमारे। तो अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको सॉल्व करने का तरीका ये हो जाएगा कि आप सबसे पहले T1 की जगह पे 2T2 रख दें, तो T1 की जगह पे 2T2 रखेंगे, तो ये एक्चुअली इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 3T2, T1 की जगह पे 3T2 रखता हूँ, तो T1 की जगह पे 3T2 रखूंगा तो इट विल बी 5 इंटू 3, 15T2 माइनस 2T2, सो 13T2 इज इक्वल टू 2A1, ये आ जाएगा यहाँ पे। ये T1 की वैल्यू 3T2 यहाँ पे रखूंगा, फिर इज 12T2 माइनस T2, तो 11T2 इज इक्वल टू 4A2 आ जाएगा, और एक इक्वेशन मेरे पास बचेगा A1 प्लस 2A2 इक्वल टू 6। अब करना क्या है सुनना, इसको सॉल्व करने का बेस्ट टेक्निक क्या होता है, यहां से A1 निकालें, इसको यहाँ पे डालें, और यहां से A2 निकालें और इसको यहाँ पे डालें, और सॉल्व करें।
तो जब आप यहां से a1 निकालोगे, इट विल बी व्हाट, इट विल बी 13t2 by 2 plus 2 into a2, a2 is 11t2 by 4 which is 6। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 11 plus 13 is 24t2 is equal to 6। तो t2 की वैल्यू आ जाएगी 2 into 6 by 24 which is half न्यूटन। एक बार t2 की वैल्यू आ गई तो t1 की वैल्यू आ जाएगी 3 times t2 which is 3/2 न्यूटन। समझे आप? 3/2 न्यूटन। तो t1 की वैल्यू आ गई। t1 की वैल्यू आ जाने के बाद आप a1 a2 दोनों निकाल सकते हो। t1 t2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद पहले इक्वेशन से a1 आ जाएगी, दूसरे इक्वेशन से a2 आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ पाए? ऐसा रिलेशनशिप आपने पक्का देखा होगा। याद है, याद है, याद है, याद है। ऐसा रिलेशनशिप आपने पक्का देखा होगा। सर हाउ यू टेक t1 इक्वल टू 3t2? अरे बाबा, ये मैं एक सवाल का एक छोटा सा अंश बता रहा हूँ जो इक्वेशंस आते हैं। कैसे लिया मैंने, ऐसे अंधाधुंध ले लिया। ऐसे इक्वेशंस बनते हैं न्यूटन लॉज में, पुली वाले जो सवाल होते हैं, किया है कभी? तो ऐसे इक्वेशंस आते हैं जो एक आएगा न्यूटन लॉज से, न्यूटन लॉज से इक्वेशन बनते हैं, कांस्टेंट रिलेशनशिप से इक्वेशन बनते हैं, और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है। तो मेजरली न्यूटन लॉज में तीन वेरिएबल और तीन वेरिएबल होते हैं, तीन अननोन, तीन इक्वेशन सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्या क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है? टेक्निक। अच्छा सर यहाँ पे टेक्निक क्या है? टेक्निक मैं बताता हूं, अभी सुनो टेक्निक क्या है। टेक्निक ये है कि हमेशा कांस्टेंट रिलेशनशिप में, सुनना टेक्निक यहाँ पे क्या है जो हमें सीखना है। व्हाट इज द टेक्निक हियर? टेक्निक ये है कि ऑलवेज रिप्लेस वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम two equations, right, obtained from Newton's second law to the constraint relationship। ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखो। कॉन्स्ट्रेंट रिलेशनशिप में a1 और a2 की वैल्यूज जो है वो हम दो न्यूटन लॉज के जो इक्वेशन लिखेंगे वहां से a1 a2 की वैल्यू पुट करके कांस्टेंट रिलेशनशिप में डाल देंगे, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट या टेक्निक। क्या समझे आप? तो आप अभी एक बार अपने, आपके पास जो भी नोट्स होगा, सुनना, आपके पास जो भी नोट्स होगा उस नोट्स में आप देखना, कभी भी अगर आपको ऐसे इक्वेशन दिख रहे हैं तो आप समझ जाना कि भाई साहब यहाँ पे मुझे क्या होगा, मुझे इक्वेशन लिखने की जरूरत है। मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, जो जो मेरा पुली वाला इक्वेशन है वो लिख रहा हूँ, जो मेरा कांस्टेंट का रिलेशनशिप है वो लिख रहा हूँ, और पुली वाले इक्वेशन में से एक्सेलरेशन की वैल्यूज निकालना है और उसको सब्स्टिट्यूट करना है कांस्टेंट रिलेशनशिप। समझा क्या? भाई साहब गायब मत हो जाइए, क्या चमका है? देखो मैं एकदम बता रहा हूं, मैं वही चीजों को पिन पॉइंट कर रहा हूं जिसमें आपकी दिक्कत रह जाती है, और मैं बता रहा हूं उनके ऊपर ही वर्क करो, क्योंकि अदरवाइज आपका इस बार मार्क्स बढ़ाने का जो एम है वो पूरा कैसे होगा अगर हम इन चीजों के ऊपर ध्यान दें। क्या ये समझ में आया? मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे फील नहीं आई, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया तुम्हारे रेस्पॉन्स से। आ जाओ, देखो ध्यान से। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, इसको नोट कर लो, किसी को भी नोट करना है तो। इसका आपको, इसका इसका जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में आप प्रीवियस में जाओगे तो आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा, क्या प्रोसेस है। जो लोग थोड़ा लेट आए थे तो चिंता मत करो, मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताऊं। समझ में आया?
रेनिंग की वजह से नेटवर्क इश्यू आ रहा है, यस आई अंडरस्टैंड, इसे नोट कर लो, आई विल गो स्लो, डू नॉट वरी। देखो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी आपको न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझ लेना, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे इसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट आप सॉल्व करो। मैं अभी सिर्फ क्वांट सेक्शन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन का जो इक्वेशंस लिखते हैं न्यूटन लॉज का, उन्हीं में से 3 इक्वेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। t माइनस 30 इज इक्वल टू 3a, ठीक है। दूसरा एक इक्वेशन है t माइनस 20 इज इक्वल टू 2b, मैं अपने सामने एक इक्वेशन रखा हुआ हूँ। और तीसरा इक्वेशन है a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 5। ये 3 इक्वेशन है। कितने अननोन है टोटल बोलो, हाउ मेनी अननोन्स आर देयर, जल्दी बोलो। टी एक अननोन है, ए एक अननोन है, बी एक अननोन है, 3 अननोन है, 3 इक्वेशंस है। इसको सॉल्व करना है, जल्दी बोलो कैसे सॉल्व करेंगे, फास्ट। जो टेक्निक सिखाया गया उसको यूज करो। कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सॉल्व करके दिखाओ, जल्दी सॉल्व करके दिखाओ, सब लोग सॉल्व करके दिखाओ। ओके मैंने क्या टेक्निक सिखाया है, कांस्टेंट रिलेशनशिप में जो ए है, न्यूटन लॉ के इक्वेशन से ए निकालो और इसको पुट कर दो यहां से यहाँ पे, और दूसरे वाले इक्वेशन से बी निकालो और उसको पुट करो यहाँ पे। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस, बिना अकल लगाए। क्या बात समझ में आ रही है? ये एकदम क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एग्जाम में जाके ढूंढ रहे हो बेटा क्या करें, समझे क्या? तो पहले इक्वेशन से ए की वैल्यू कितनी आएगी, गायब हो गया तुम। ये देखो क्या लिखा है मैंने टेक्निक, ऑलवेज रिप्लेस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम द टू इक्वेशंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ टू द कांस्टेंट रिलेशनशिप। ये 2 भी हो सकता है, 3 भी इक्वेशन हो सकता है। कांस्टेंट रिलेशनशिप में हमेशा वैल्यूज पुट करो एक्सेलरेशन की फ्रॉम द 2 अदर इक्वेशंस व्हिच यू हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेशन। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब ये इक्वेशन कैसे आया, एक कोई सवाल का पार्ट है, बट इसे सॉल्व करना हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद भी तो आंसर आएगा, हाँ या ना बोलो? अरे बोल भाई, क्लियर है कि नहीं? क्या बात समझ में आ रही है? क्या करोगे बोलो, पहले इक्वेशन से ए निकालोगे, सुनो ध्यान से, पहले इक्वेशन से ए निकालोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी t माइनस 30/3, इसको डाला ए की जगह पे। दूसरे इक्वेशन से बी निकालोगे, वो आ जाएगा t माइनस 20/2, ये हो जाएगा 10 के बराबर। ये 2 को इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो अप्रोक्सीमेटली 10। अब इसको सॉल्व करना है। क्या ये सॉल्व करना बहुत बड़ी बात है? कोई बात नहीं है। 3 2 का एलसीएम 6, ये आ जाएगा 2t माइनस 60, ये आ जाएगा 3t माइनस 60 इज इक्वल टू 10। खत्म, ये 60 इधर आ गया। 5t माइनस 120 इज इक्वल टू 60, 5t इक्वल टू 180, t की वैल्यू 36। खत्म, 36 न्यूटन। t की वैल्यू 36 आ गया तो a की वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 30, 6/2, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई तो b की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 2 दैट इज 8, तो b की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खत्म हो गया। ये सब खटाखट खटाखट होना चाहिए। तो टेक्निक क्या सीखा आपने, जो कॉन्स्ट्रेंट रिलेशनशिप होता है, जो एक्सेलरेशंस को रिलेट करता है, उस इक्वेशन में
न्यूटन लॉज से जो भी टेंशन वेंशन वाले टर्म्स आते हैं, एक्सेलरेशन और टेंशन को लिंक करने वाला, तो एक्सेलरेशन न्यूटन लॉज से निकालें और उसको पुट करें कांस्टेंट रिलेशनशिप में। दिस इज अ श्योर शॉर्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग कांस्टेंट रिलेशनशिप, मतलब न्यूटन लॉज वाले प्रॉब्लम। श्योर शॉर्ट आंसर आता है। आया नहीं आया, आया नहीं आया, एवरीवन क्लियर है कि नहीं बोलो? तुम्हें समझ नहीं आया भाई, नोट करो इसे, नोट करो। देखो एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ठीक है? मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि ये इक्वेशंस कहां से आए हैं, लेकिन ये आपके ही एक न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है, नीट वालों को भी कराते हैं स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल, उससे आया हुआ इक्वेशन रिलेशन, ठीक है? सुनो ध्यान से, इक्वेशन आ रहा है a cos थीटा इज इक्वल टू b sin थीटा, ये पहला इक्वेशन है। अच्छा, a एंड b आर एक्सेलरेशंस, मैं आपको बोल देता हूं, मतलब ये मेरा कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप है, ठीक है? दूसरा आ रहा है n sin थीटा इज इक्वल टू एम बी, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। नॉर्मल रिएक्शन अननोन है, ये मुझे निकालना है। और तीसरा है एम जी माइनस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए, ये मेरा तीसरा इक्वेशन है। आपके सामने तीन इक्वेशन रखे हैं। अननोन क्या क्या है देखो, ए एंड बी अननोन है, थीटा इज नोन, थीटा नोन है, राइट? वो आपको पता है, वो थीटा के टर्म्स में ही आपको आपका आंसर देना है, थीटा इज नोन, ठीक है? तो अननोन कौन कौन से देखो, ए बी एन, तीन अननोन है, ए बी एंड एन। अब तीन अननोन है, तीन इक्वेशन है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका बोलो, इसको देख के मेजॉरिटी ऑफ द जनता फ्लैट। आप क्या करोगे, आपको क्या टेक्निक सिखाया गया है, बोलो जल्दी। टेक्निक, स्पेशल टेक्निक। क्या ये एक्सेलरेशंस को लिंक करने वाला इक्वेशन है? क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये तो फोर्स वाला इक्वेशन आएगा, फोर्स इक्वल टू एम ए टाइप्स आया, ये भी फोर्स वाला इक्वेशन आया, मतलब ये न्यूटन लॉज है और ये कॉन्स्ट्रेंट रिलेशनशिप है। क्या ये आप आइडेंटिफाई कर पाए भाई साहब? बोलिए, क्या आप ये आइडेंटिफाई कर पाए? क्या सिखाया मैंने आपको? दूसरे इक्वेशन से बी निकालें, इसको यहां पुट करें। तीसरे इक्वेशन से ए निकालें, इसको यहां पुट करें और सिंप्लीफाई करें और आंसर लाएं। क्या क्लैरिटी है एवरीवन? ये मैं बता रहा हूं सुपर डुपर मेथड है, आपका आंसर श्योर शॉट आएगा, ठीक है? आइए करते हैं, क्या करें भाई? अब थोड़ा सा अपने को सिंप्लीफाई करना है, वो करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये देखो, एम जी माइनस एन कॉस थीटा बाई एम इंटू कॉस थीटा, ये मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे डाल दी और cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू बी, बी की वैल्यू क्या डालू, n sin थीटा बाई m इंटू साइन थीटा। क्या समझे आप? देखो m और m उड़ा दो, यस सर उड़ गया। अब सुनो, mg cos थीटा, सब लोग ध्यान से देखो, यस यस, ये माइनस n cos थीटा को दूसरा साइड ले आओ। क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री का, क्या ये 1 के बराबर है? तो विल इट बी n? यस। तो क्या n की वैल्यू आई mg cos थीटा? एक बार n की वैल्यू mg cos थीटा आ गई तो आप b की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? ये n की वैल्यू यहां से उठाओ और आप डाल दो यहां पे,
तो जब आप ये काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, mg cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू mb, m और m मर गया, तो b की वैल्यू आई g cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो b की वैल्यू आ गई, एक बार b की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b साइन थीटा विच इज g cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा मर गया, इट इज g साइन स्क्वायर थीटा। तो a की वैल्यू आ गई g साइन स्क्वायर थीटा। चमका, देखो कितना आसान है। अब जिस बच्चे को ये टेक्निक पता नहीं है वो पता नहीं कैसा कैसे करेगा, बट आपको पता है क्या बताया मैंने, कांस्टेंट रिलेशनशिप में हमेशा a और एक्सेलरेशंस की वैल्यू न्यूटन लॉस के इक्वेशन से निकाल के डाल दे। समझ आई बात? बहुत प्रैक्टिकल टिप बताया, क्या समझ में आया? अब ये सब सवाल आपके लिए खटखट खटखट होगा। हाँ, अब आपको इक्वेशन लिखना आना चाहिए, न्यूटन लॉ सही से, आपको कांस्टेंट रिलेशनशिप सही से लिखना आना चाहिए, वो अलग बात है। वो मैं उसके ऊपर अभी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा टारगेट अभी क्या है, मैं आपको मैथ्स के ट्रिक सिखा रहा हूँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मुझे पता नहीं कि आप पहले इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते थे, क्या आपको वैल्यू ऐड मिला, क्या लास्ट ईयर जैसे आप करते थे अभी आपके विचारों में थोड़ा बहुत तब्दीली हुआ, चेंज आया, आप कुछ अलग तरीके से सोच पा रहे हो और बेटर सोच पा रहे हो? अपने आप से पूछना, क्योंकि हर पॉइंट के बाद मैं आपको वही क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि वैल्यू होना चाहिए इनपुट, तभी उस इनपुट का फायदा है, अदरवाइज वो इनपुट रेगुलर चीज जो पढ़ रहे हैं वो, ठीक है। बहुत टाइम लगता था सर लास्ट ईयर, अब समझ में आया, पहले सॉल्व ही नहीं कर पाते थे, अब चमका कैसे करोगे, बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आया। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। देखो दोस्त, मैं एक चीज बता देता हूँ पहले, हो सकता है कि आज पावर कट ऑफ हुआ, यहाँ पे बहुत जोर से बारिश हो रही है, अगर पावर कट ऑफ हुआ तो वहीं पे लेक्चर को कटेल करना पड़ेगा, मैं पहले ही बोलता हूँ, हाँ, तो उसको बेक इन करके रखना, ठीक है। हाँ, अब मैं लीनियर इक्वेशन के बारे में जितना बोलना था मैंने बोल दिया, जितना मैंने अभी पढ़ाया है उसको ध्यान से एक बार घर में जाके देख लेना, अगर आपने पूरा नहीं देखा है तो आपको पूरी क्लैरिटी आएगी, एकदम प्रैक्टिकल टिप बताया मैंने, ठीक है। ओके, अब सुनो, अब मैं आपको बता रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी एक मेजर एरिया होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मिलता है, ठीक है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ आता है, ऑलमोस्ट सभी जगह पे आ सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मोस्टली आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज किया होगा, मोस्टली सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वाले एग्जांपल्स में। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी याद है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, याद आ रहा है? याद आ रहा है? y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या होता है, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट। इसका जो शेप होता है वो होता है पैराबोला। गाइस, पावर जा सकता है, सो आई एम टेलिंग यू इन एडवांस, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मुझे सॉल्व करना पड़ता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास आता है और मुझे एक्स की वैल्यूज निकालने पड़ती है। सुनो ध्यान से, अब जब एक्स की वैल्यू निकालने की बात है, सो देयर आर टू मेथड्स फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स। एक को बोलते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड, सुनना, बहुत काम की इनपुट दे रहा हूं, और दूसरा जो मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला मेथड जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। एक्स के दो सॉल्यूशंस आएंगे, एक आएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, और दूसरा जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। ये दो सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला मेथड कहलाते हैं। दूसरा होता है फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चे को सही तरीके से इक्वेशन देखते साथ ही डिसाइड करनी चाहिए कि उसको कौन सा मेथड एम्प्लॉय करना है, अदरवाइज उसका टाइम बर्बाद होता है, ठीक। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा बिना सोचे समझे फैक्टराइजेशन मेथड लगाता है, बिना सोचे समझे फॉर्मूला मेथड लगाता है। अब देयर इज अ रूल विच मेथड टू बी अप्लाइड व्हेन, सुने मेरी बात ध्यान से।
आप फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में तभी सोचें जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, उस केस में इरेशनल नंबर्स आएंगे आपके रूट्स में। इरेशनल नंबर समझ रहे हो मतलब क्या? मतलब क्या है उसका? देखो, स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो टर्म है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो एक अंडर रूट में टर्म्स रह जाएगी, उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो अगर इरेशनल नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ और इरेशनल नंबर के फॉर्म में आंसर आया, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ और इरेशनल नंबर के फॉर्म में आंसर आया, तो 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 आप उसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से आप उसका आंसर नहीं ला सकते, या फैक्टराइजेशन मेथड से आप उसका आंसर नहीं ला सकते। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। देखो, सपोज इफ आई टेल यू x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x, दैट इज x माइनस 6। ये आया। अब ये देखते साथ, सपोज आपके पास ये इक्वेशन आया, अब ये देखते साथ आपको क्या मेथड लगाना है? फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है टू फाइंड आउट एक्स, और फॉर्मूला मेथड लगाना है। देयर शुड बी अ रूल। बहुत बार क्या होता है कि बच्चा ऐसी जगहों पे फैक्टराइजेशन मेथड लगाता है जहां पे फैक्टराइजेशन वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहां पे देखते हैं डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू मेंटली करना है 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू माइनस 6। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करूंगा तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 6, क्या ये 25 हो जाएगा? तो मतलब डी जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब इसका हम फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल, सपोज ये किया मैंने। अब बच्चे ने जैसे ये इक्वेशन देखा, उसने बोला मैं फैक्टराइजेशन से करता हूं। सबसे पहली बात, यहाँ फैक्टराइजेशन होगा या नहीं होगा? डी की वैल्यू निकालो। डी मतलब याद है, बचपन में आपने पढ़ा था, डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। स्टैंडर्ड 10th में पढ़ा था, याद है? 10th की बात है ये। तो डी की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर विच इज माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 ऑफ ए की वैल्यू है +1 और सी की वैल्यू है -6। तो ये आया क्या? 1 माइनस 1, सॉरी, ठीक है, ये एक सेकंड, ये डी की वैल्यू क्या आई? -1 स्क्वायर माइनस, ये आगे +24 +1 25, ये 25 ही आई। तो 25 आई, तो इसका भी आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो। थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। सपोज इफ आई से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 3, ये करता हूँ। ये अगर मैं करूंगा तो डी की वैल्यू आ जाएगी, देखो, बी स्क्वायर माइनस 4, तो ये आया कितना? सॉरी, जीरो नहीं, ये आया कितना? देखो 4, और ये कितना आया? 24। 24 प्लस 4 कितना आएगा बेटा? 28 आएगा। अब 28, क्या 28 परफेक्ट स्क्वायर है? एक मिनट सोचना, क्या 28 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। तो कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 को फैक्टराइजेशन बाई, ये फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है हमें। हमें कौन सा मेथड लगाना है? फॉर्मूला मेथड। हमें कौन सा मेथड लगाना है? फॉर्मूला मेथड। क्या मेरी बात समझ में आई है? हमें कौन सा मेथड लगाना है? फॉर्मूला मेथड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर कभी आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 देखो और आप वहां पे एग्जाम हॉल में अपना समय बर्बाद कर रहे हो बाय डूइंग द फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आपसे कभी ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होने वाला ही नहीं है। गया ऊपर से सब। ये समझ में आया क्या? ये कभी भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होने वाला ही नहीं है। आप एग्जाम हॉल में अपना समय बर्बाद करोगे। तो आपको क्या मेथड यहाँ पे यूज करना चाहिए? फॉर्मूला मेथड, क्योंकि फॉर्मूला मेथड से इसका आंसर आएगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक।
कि कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने के ऊपर ही रहता है कि इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालना। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, इसे नोट करें, इसे नोट करें प्लीज, मैंने जो बोला। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ही उठा रहा हूँ। मुझे याद है ना कि बच्चों को कैसे दिक्कतें आती है। सुनो ध्यान से, मैं आपके सामने एकदम प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ठीक है। ये इसका ये इक्वेशन कहाँ से आया, क्या आया, उसके बारे में अभी वरी मत। अभी सिर्फ आप यह ध्यान दो कि सपोज मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 32m² माइनस 100m प्लस 57 इज इक्वल टू 0। ये मैं दे रहा हूँ आपको इस इक्वेशन में। फाइंड m, ये मेरा सवाल है आपसे। चलो ट्राई टू सॉल्व इट फास्ट। ओके देखो, आपकी बत्ती गुल हो गई, राइट। अब सुनो, ये सवाल एकदम टिपिकल सवाल है, मैं बता रहा हूँ। इसमें कुछ नहीं, कैलकुलेशन ही चेक होता है बच्चे का, कैलकुलेशन कर पाता है या नहीं, ठीक है। अब समझो इस चीज को, इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे। अब बेटा ये तो मतलब कौन सा मेथड लगाएं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएं या फैक्टराइजेशन लगाएं, ठीक है। 52.9 ओके। अब सुनो ध्यान से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएं या फैक्टराइजेशन लगाएं। देखो दूसरी बात, एक बात हमेशा याद रखना, आपके जो ऑप्शंस रहते हैं, ये ऑप्शन हमेशा फ्रैक्शन में रहते हैं। डेसिमल में आंसर देने की भूल ना करें, हमेशा फ्रैक्शन में होता है। कभी आपने अगर देखा होगा 99% ऑफ द क्वेश्चंस फ्रैक्शन में होते हैं। डेसिमल में आंसर बहुत कम रहता है, फ्रैक्शन में ही मैक्सिमम चीजें रहती हैं, ठीक है। अभी देखो, उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करने में एक स्टेप ज्यादा बढ़ाना पड़ता है, इसलिए फ्रैक्शन में आंसर दो। तो आप भी अपना आंसर हमेशा फ्रैक्शन में रखें, बेसिक स्टेप, ठीक है। ओके आप बोल रहे हो फॉर्मूला मेथड इज गुड फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुने। सबसे पहले आप ये चीज चेक करें कि इसका d जो है विच इज b² माइनस 4ac, इसका वैल्यू क्या है। अभी देखो ये जो चीज है ना, 4 × 32 × 57, ये इतना इंटीमिडेटिंग है, इंटीमिडेटिंग मतलब इतना डरावना है कि आपको इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी, बट फिर भी आप इसे करो। 100 स्क्वायर है ये, ठीक है। ठीक है, 100 स्क्वायर है ये 10,000 है। 10,000 में 4 × 32 × 57 करो, कितना आ रहा है। डी की वैल्यू 60 आ रही है, चेक करो प्रॉपरली। डी की वैल्यू 60 आएगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा।
चेक करो, 4 इंटू 32 इंटू 57 बताओ कितना आ रहा है। ये आ जा रहा है 228 इंटू 32, ये आ जाएगा 456, और ये आ जाएगा 684। 6 9 12 7 7 2 9 6, तो 10,000 में 7296 जो जाएगा तो ये आ जाएगा 2704। 2704 जो है ये आई थिंक इसका स्क्वायर रूट, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 52 का होल स्क्वायर है शायद। देख 52 का होल स्क्वायर करो, हाँ 52 का होल स्क्वायर है ये, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। करेक्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होगा, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होगा, ये चीज है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होगा तो देखो 32 का 8 इंटू 4 57 का। देखो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करो, क्योंकि 57 जो है ये एक ऑड नंबर है, तो ये ऑड नंबर है, तो इसका एक ही तरीके से इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है 19 इंटू 3, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो आपका काम आसान हो गया। यहाँ पे 8 इंटू 4, अब देखो 4 को आप 19 से मल्टीप्लाई करो, 19 4 कितना आ जाएगा 76, और 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो 24, क्या 76 और 24 100 होता है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखो 32m स्क्वायर माइनस 76m माइनस 24m प्लस 57 इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट यू विल गेट। अब देखो 32 और 76 में कॉमन क्या लोगे, 4 कॉमन ले लो, तो इसमें 4m आ जाएगा, 4m आ जाएगा तो 8m माइनस 19, और यहाँ पे आ जाएगा 3m, सॉरी 8m माइनस 19 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आई 3/4 या m की वैल्यू आई 19/8, दोनों पॉसिबल है। आ गया आंसर। अब सोचो इसकी वैल्यू अगर आप ऐसे निकालते हैं फॉर्मूला मेथड से, तो फॉर्मूला मेथड से क्या आता है, देखो m1 की वैल्यू आती 100 प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 32 इंटू 57। मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम जनता एग्जाम टाइम में इसमें बहुत समय लगाती है, बहुत ज्यादा समय इस पे बर्बाद करती है, और इस बार के पेपर में आपको इस बात का प्रूफ हो भी गया होगा। क्या आपको लगता है ये टफ नहीं है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में अगर आप गिरोगे एग्जाम में, इसको सॉल्व करने की बात आएगी, कहां से आपके दिमाग में विचार आएगा कि भैया 100 स्क्वायर माइनस 432 हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर हो जा रहा हो। आप मैक्सिमम जनता यहाँ पे क्या करती है, वो इसको मान लेती है कि ये सॉल्वेबल नहीं है, छोड़ के आ जाती है, इतना करने के बाद छोड़ के आ जाती है, समय बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखो आपको थोड़ा सा नंबर्स के ऊपर ध्यान देना है, थोड़ी सी ये सब चीजों को करके देखना है, ऐसा नहीं कि आप पढ़ के चले गए, ठीक है, ये नहीं होगा। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, डिड यू गेट इट। तो इसको हमने दोनों मेथड से करके देखा, किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से भी करके देखा और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी करके देखा, और दोनों मेथड से हम दोनों मेथड को वे डाउन किए कि कौन सा मेथड बेटर है, कौन सा मेथड अच्छा नहीं है, कौन सा मेथड खराब है। हमने दोनों मेथड से इसको समझा। क्या क्लियर है ये एवरीवन, बोलो क्लियर है, पक्का 100%, डिड यू अंडरस्टैंड दिस, क्लियर है, इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको एकदम वही चीजें दे रहा हूं जो कि रियली यूजफुल है, ठीक है। अभी देखो मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ, देखो कैसी गलतियां होती है एग्जाम कंडीशन। एक सवाल देता हूं मैं आपको, मुझे पता नहीं आप ये सवाल कर पाओगे कि नहीं, डिपेंडिंग अपॉन योर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, बट मुझे यहाँ का मैथ्स आपको सिखाना है और कुछ। सपोज ये एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, इस प्रोजेक्टाइल को आपने लॉन्च किया था लेट अस से 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आपने इसको लॉन्च किया है, और ये जो एंगल है ये एंगल 53 डिग्री है। दो टावर्स हैं 15 मीटर पे, दो टावर्स है 15 मीटर पे। इस प्रोजेक्टाइल को ऐसे लॉन्च किया गया कि ये दोनों टावर के टॉप पॉइंट्स को टच करते हुए निकल गया। सुनना, ये एक प्रोजेक्टाइल है
जिसको 25 मीटर पर सेकंड जिसकी वेलोसिटी है, इसको 53 डिग्री के एंगल पे रिलीज किया गया या छोड़ा गया। ये दो वॉल्स जो कि 15 मीटर हाइट की है, उनके उनको उन वॉल्स के टॉप मोस्ट पॉइंट को टच करते हुए निकल रहा है प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो आपको बतानी है कि इन दोनों वॉल्स के बीच की दूरी कितनी है, फाइंड एल, ये पूछा जा रहा है। 1 मिनट ट्राई करो तो क्विकली। ओके, आइए देखिए, सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है। ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के ऊपर सवाल है। ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स इस प्रोजेक्टाइल के पाथ के ऊपर लाई करेंगी। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u² cos स्क्वायर थीटा, ये हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का, प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुने, आपका y का जो वैल्यू है, ठीक है, y का जो वैल्यू है, मान लो ये वैल्यू है x, हमें x निकालना है, कितने दूरी पे है वो भी नहीं दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच की दूरी l पूछा जा रहा है। तो लेट अस से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है ये है x, 15। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है इसको रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन में y और x की जगह में। तो y की जगह पे आएगा 15, x की जगह पे आएगा x, tan थीटा की जगह पे आ जाएगा tan ऑफ 53 डिग्री, ध्यान से देखो, माइनस जी की वैल्यू है 10, x की वैल्यू है x स्क्वायर अपॉन 2, u की वैल्यू है 25 का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस 53 कितना होता है भाई, कॉस 53 होता है साइन 37, साइन 37 होता है 3/5, तो क्या ये आ जाएगा 9/25। तो अब इसको ध्यान से देखो, 15 इज इक्वल टू एक्स, tan 53 डिग्री कितना होता है, ओरली होना चाहिए, tan 53 डिग्री 4/3। देखो तुम्हें पता नहीं है ये सब चीजें, tan 53 डिग्री क्या हो जाएगा, sin 53 बाय cos 53, क्या ये 4/3 होगा, वेरी गुड। तो 4/3 माइनस, ध्यान से देखो, 10x² अपॉन 2 इंटू 25 स्क्वायर इंटू 9/25, देखो एक 25 तो मर गया, ठीक है, ये 5 हो गया। तो मेरा जो वैल्यू आया वो आया 15 x इंटू 4/3 माइनस 5x² अपॉन 5x² अपॉन 25/9। अच्छा, ये x²/45 हो जाएगा, 5 को हटा दे रहा हूँ डायरेक्ट, मैंने पूरा सिंप्लीफिकेशन कर दिया, क्या क्लियर है ये, x²/45, समझे आप एवरीवन। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, अब इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करते हैं, सुनो ध्यान से, यहाँ पे मुझे इनपुट देना है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसे क्या करोगे, देखो 15 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 45 आ गया, 3 और 45 का एलसीएम 45 होता है, ये आ गया 15 4 60x, ये आ गया x²। अब आप क्या करते हो, ये 45 को इधर ले जाते हो। अब जब आप 45 को इधर ले जाते हो, आप क्या करते हो, 45 इंटू 15, 55 75 5 कैरी 7, 54 60, 60 से 675, यहाँ पे 675 लिखते हो, फिर 60x माइनस x² करते हो, फिर आप लिखते हो x² माइनस 60x प्लस 675 इक्वल टू 0। ठीक, ठीक, ये करो, ये तुम करोगे या तुम कुछ और करना पसंद करोगे, एक सेकंड मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरा तो ऑब्जर्वेशन है कि बच्चा यही करता है, एक केयरलेस बच्चा जिसने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की। अब सुनो, मैं क्या सजेस्ट करता हूँ बच्चों को, कभी भी
कभी भी ये मल्टीप्लीकेशन करके एक बड़ा नंबर लाने की कोशिश ना करें जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने की बात पूछी जाए। कभी भी मतलब दो छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर बनाने की कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि जब आप इसको बड़ा कर दिए, अब आपके पास सवाल आया कि इसका फैक्टराइजेशन करना है या फिर मतलब फॉर्मूला मेथड लगाना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आप करोगे तो आपको ये 675 दिखेगा, विच इज अ बिग नंबर। ये वाइटल इंफॉर्मेशन लॉस्ट आउट हो गया कि 15 इंटू 45 करके 675 आया है। मैं चाहता हूं कि बच्चा इसको ऐसे करे, इसको ऐसे ही लिखा रखे। अब देखो आपके सामने सीधा सीधी दिख रहा है इसका फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दिख रहा है क्या? क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? चमका क्या? अरे बोलो भाई, क्या चमका है? ये वाइटल इंफॉर्मेशन गायब हो जाती है जब आप इसको 675 लिख देते हो। आपको फील ही नहीं आई? आई क्या फील? आई क्या फील? मैंने क्या बोला? नहीं आया समझ? देखो, जब आप इसको 15 इंटू 45 करते हो, देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं भी मैथ्स पढ़ा रहा हूं, बेसिक मैथ्स ट्रिक्स, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप 15 इंटू 45 करते हो तो 675 जब होता है तो फिर से आपको 675 का फैक्टराइजेशन करने की बात आती है टू गेट 60। सोचो 15 और 45 ऐड करने से तो 60 आता है भाई। 15 और 45 ऐड करने से तो 60 आता है। आपने उसे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आप फैक्टराइजेशन कर रहे हो टू फाइंड आउट कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनका सम करने से 60 आएगा। डोंट यू थिंक यू आर वेस्टिंग योर टाइम? क्या मेरी बात समझ में आई है? तो अब अगर आप इसको 15 इंटू 45 ही रखते तो क्या आपको रेडीली दिख जाता कि ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से खट से हो जाएगा -45x -50x। आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे पता नहीं आप क्या बोलते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो x स्क्वायर माइनस 45x माइनस 15x प्लस 45, क्या अब ये काफी आसान हो गया? हाँ। क्या अब ये हो गया x माइनस 45 माइनस 15 x माइनस 45 इक्वल टू 0? तो x के दो वैल्यूज आए 15 और 45। मतलब ये डिस्टेंस आएगा 15 और ये डिस्टेंस आएगा 45। ये अपने आप में बाय द वे अच्छा सवाल भी है, ये मैं आपसे समय पे लूंगा, लेकिन अभी टारगेट कुछ अलग था इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया ताकि मैं आपको कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन दे सकूं। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या सबका दिमाग एकदम क्लियर है कि क्या क्या सिखाया है मैंने आज? मैंने आज आपको न्यूटन लॉज के इंपॉर्टेंट, कर्सॉफ्स लॉ के इंपॉर्टेंट 3 वेरिएबल 3 अननोन, 3 वेरिएबल या 3 अननोन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका बताया है। न्यूटन लॉज में जनरली इट वर्क्स आउट की जो कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप होता है उसी में आपको वैल्यूज निकाल के पुट करने होते हैं। दिस इज व्हाट इज द थिंग। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्लैरिटी है? ये क्लियर है? समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है, सो आई विल स्टॉप हियर टुडे। आज मैंने जितना भी कराया है, ट्रस्ट मी, बहुत वाइटल चीजें कराई हैं। एक बार देखना है इसको जाके घर में पक्का से। अभी फिलहाल ये सब चीजों को जब आप वर्कआउट करोगे, देखो आपको ऐसा नहीं है कि आप जीरो हो, आपको बहुत से लोगों को बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इससे आप क्या करोगे, आपका जो कैलकुलेटिव स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा काफी हद तक। और आप जो मतलब कैसे इक्वेशन सॉल्व करना आता है वो आप जो छोड़ देते थे, जो आपने बोला, अभी आप उसको मोर कॉन्फिडेंटली टैकल कर पाओगे। तो ये सब चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दो आज, ठीक है? वी विल मीट टुमारो। चलो बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन।